हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लासेस। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा विषय है प्रोडक्शन फंक्शन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। सो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन और उत्पादन फलन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में उत्पादन को कैसे परिभाषित किया जाता है। Production is the transformation of inputs into output. उत्पादन आगतों अर्थात कारकों का निर्गतों अर्थात वस्तुओं में रूपांतरण है। इस परिभाषा के अनुसार हम कच्चे माल को उत्पादन के कारकों की सहायता से, उत्पादन के कारक जैसे भूमि, पूंजी और श्रम, इनकी सहायता से तैयार माल अर्थात वस्तुओं में रूपांतरित करते हैं। अब इसकी एक विस्तृत परिभाषा देखते हैं। प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज क्रिएशन ऑफ और इंक्रीज इन यूटिलिटी। उत्पादन को उपयोगिता में वृद्धि या उपयोगिता के सर्जन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ मैं आप सभी के लिए अपना प्रश्न फिर से दोहराता हूँ कि इस परिभाषा के आधार पर क्या हम किसी शॉपकीपर और किसी ट्रांसपोर्टर को उत्पादक मान सकते हैं? आप इसका जवाब मुझे अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन और उत्पादन फलन। उत्पादन अर्थात उपयोगिता में वृद्धि करना या उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। आइए अब चलते हैं उत्पादन फलन की ओर। उत्पादन फलन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन इज अ प्योरली टेक्निकल रिलेशन विच कनेक्ट्स फैक्टर इनपुट्स एंड आउटपुट्स। उत्पादन फलन कारक आगतों तथा उत्पादन के बीच संबंध स्थापित करने वाला विशुद्ध रूप से एक तकनीकी संबंध है। तो आइए देखते हैं कि इस परिभाषा के आधार पर उत्पादन फलन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। पहली, इट इज ए टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। आसान भाषा में यह तकनीकी संबंध को दर्शाता है आगतों और निर्गतों के बीच। अर्थात एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आउटपुट के लिए हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनपुट्स की आवश्यकता पड़ेगी। हमें एक मात्रा जिसका हम उत्पादन करना चाहते हैं उसके लिए हमें कुछ विशेष संयोग बनाने होंगे। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं पूंजी और श्रम के। मान लीजिए आपको 100 क्विंटल आलू पैदा करना है तो आपको उसके लिए 1 एकड़ भूमि पर 10 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार हम उन सभी संयोगों का अध्ययन जो टेक्निकली फिजिबल हैं उनका अध्ययन हम उत्पादन फलन के अंतर्गत करते हैं, जो किसी वस्तु की एक स्पेसिफिक अमाउंट या स्पेसिफिक अमाउंट्स का प्रोडक्शन करने के लिए आवश्यक हैं। दूसरी विशेषता, हम उत्पादन फलन में केवल भौतिक रिलेशनशिप या फिजिकल रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं। इस अर्थात हम केवल इनपुट्स और आउटपुट की मात्रा का यह अध्ययन इसमें करते हैं। तो इसी आधार पर हमारी तीसरी विशेषता बनती है कि प्राइसेस ऑफ फैक्टर एंड आउटपुट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन फंक्शन। हम कीमतों को शामिल नहीं करते हैं, न तो हम कारक आगतों की कीमत को शामिल करते हैं और न ही उत्पादित वस्तु की कीमत को उत्पादन फलन में शामिल करते हैं। हम केवल भौतिक मात्रा को ही इसमें शामिल करते हैं। हम मजदूरी की दर को शामिल नहीं करेंगे, हम केवल मजदूरों की संख्या को शामिल करेंगे। इसी प्रकार हम पूंजी पर दिए जाने वाले ब्याज को इसमें शामिल नहीं करेंगे, केवल पूंजी की मात्रा को ही शामिल करेंगे। और जो हमारा तैयार वस्तु है उसकी कीमत को भी उत्पादन फलन में शामिल नहीं किया जाता, केवल उत्पादित की गई मात्रा को ही उत्पादन फलन में शामिल किया जाता है। आइए देखते हैं एक्स वस्तु का उत्पादन फलन। QX इज द फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एक्स वस्तु का उत्पादन फलन हो सकता है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम का। अध्ययन की दृष्टि से हम इनमें से केवल 2 ही साधनों को एक समय पर उत्पादन फलन में शामिल करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं QX इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। यहाँ हमने जो नोटेशंस लिए हैं, QX है वस्तु का भौतिक उत्पादन, L श्रम की भौतिक इकाई या इकाइयाँ, K पूंजी की भौतिक इकाइयाँ और F जिसको हम फलन के रूप में पढ़ते हैं। समय अवधि के आधार पर उत्पादन फलन 2 प्रकार के हो सकते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। आइए पहले हम अल्पकालीन उत्पादन फलन को समझते हैं। अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ कारक स्थिर होते हैं तथा कुछ परिवर्तनशील।
उत्पादन में परिवर्तन केवल परिवर्तनशील कारकों के परिवर्तन द्वारा ही संभव हो पाता है। इसे परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन भी कहा जाता है। देखिए, अल्पकाल यानी बहुत थोड़े समय में कोई भी उत्पादक अपने पूरे प्लांट का साइज चेंज नहीं कर सकता है, उसमें वो विस्तार नहीं कर सकता है, उसके आकार को नहीं बढ़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए परिवर्तनशील साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जो सामान्यतः श्रम यानी लेबर होता है। हमने अपने उदाहरण में x वस्तु का उत्पादन फलन आपकी स्क्रीन पर दिखाया है। Qx इज द फंक्शन ऑफ L यानी लेबर, K यानी कैपिटल का। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने K यानी पूंजी के ऊपर एक बार लगाया है, जिसका अर्थ यह है कि पूंजी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, पूंजी की मात्रा को स्थिर रखा गया है। यह एक स्थिर साधन है। उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए उत्पादक केवल लेबर पर निर्भर कर रहा है। वह मजदूरों की संख्या को घटाया बढ़ा सकता है अपने उत्पादन की आवश्यकता के अनुसार। आइए अब समझते हैं कि इसे परिवर्तनशील उत्पादन अनुपात क्यों कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे प्रोडक्शन फंक्शन में हमने कैपिटल की मात्रा यानी पूंजी की मात्रा को स्थिर रखा हुआ है, जो कि 1 इकाई है। हम इस 1 इकाई पूंजी के साथ श्रम की मात्रा को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम श्रम की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं, उसी की प्रतिक्रिया में हमारे कुल उत्पादन में भी परिवर्तन आ रहा है। तो आप देखिए कि जब हम पहले संयोग की बात करें तो इनका कैपिटल का और लेबर का अनुपात जो है वो 1:0 है। दूसरे संयोग की बात करें तो 1:1, तीसरे संयोग में 1:2, चौथे में 1:3 और पांचवा संयोग में 1:4 कैपिटल लेबर का रेशो हमें नजर आ रहा है। यानी जैसे जैसे हम लेबर की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, कैपिटल और लेबर का रेशो चेंज होता जा रहा है और उनके अनुपात में परिवर्तन आ रहा है। इसी वजह से इसे परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार का उत्पादन फलन दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। दीर्घकाल एक लंबी समय अवधि होती है, तो ऐसे समय में उत्पादक अपने प्लांट के साइज को अपनी आवश्यकता के अनुसार घटा बढ़ा सकता है, और दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए उत्पादन के सभी कारकों का अधिक प्रयोग करके बिना आदर्श अनुपात को बिगाड़े उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। देखिए, जब हम अल्पकाल में एक साधन को स्थिर रख के दूसरे साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो हमें उस साधन का दूसरे साधन के साथ एक आदर्श संयोग प्राप्त होता है, जो अन्य संयोगों के मुकाबले अधिक कुशल होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम अल्पकाल में प्रयोग कर रहे होते हैं, तो हम क्योंकि दोनों साधनों की मात्रा को घटाया बढ़ा नहीं सकते, हम केवल निर्भर होते हैं परिवर्तनशील साधन पर, तो हम अपने उस आदर्श अनुपात को बनाए नहीं रख सकते। परंतु दीर्घकाल में उत्पादक स्वतंत्र है और वह अपने दोनों उत्पादन के कारकों को घटाया बढ़ा सकता है। जैसा कि हमारे उदाहरण में हमारे दो उत्पादन के कारक हैं, लेबर और कैपिटल। तो मान लीजिए कि वो आदर्श अनुपात 2:4 का था। तो ऐसी स्थिति में यदि उत्पादक अपने उत्पादन का विस्तार करना चाहता है, तो वो दोनों की मात्रा को दोगुना कर सकता है। तो वह 4 लेबर और 8 कैपिटल वो बढ़ा सकता है, और ऐसी स्थिति में उसके प्लांट का आकार बढ़ जाएगा और वो बिना अपने आदर्श अनुपात को बिगाड़े उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकता है, और उत्पादन के सभी साधन ऐसी अवस्था में परिवर्तनशील हो जाते हैं। इसलिए इसे समान अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन भी कहा जाता है। आइए अब समझते हैं उत्पादन फलन की 3 प्रमुख अवधारणाओं को। पहली है टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन, एपी अर्थात एवरेज प्रोडक्शन या औसत उत्पादन, एमपी अर्थात मार्जिनल प्रोडक्शन या सीमांत उत्पादन। अभी आपके सामने मान लीजिए एक्स वस्तु का उत्पादन फलन है, जिसके लिए हमारे पास 2 कारक हैं उत्पादन के, पहला लैंड और दूसरा लेबर। तो हम कह सकते हैं कि Qx इज द फंक्शन ऑफ लैंड एंड लेबर। हमने अपने उत्पादन फलन में लैंड को यानी भूमि को स्थिर साधन मान लिया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने उसकी एक एक इकाइयों को रखा हुआ है। 1 इकाई का अर्थ आप 1 एकड़ से लगा सकते हैं।
और इसी तरह हमने एक एकड़ भूमि पर अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए लेबर की मात्रा अर्थात मजदूरों की मात्रा को बढ़ाकर अपने उत्पादन को बढ़ाया है। यह उत्पादन में परिवर्तन हम अपने परिवर्तनशील कारक जो कि हमारे उदाहरण में मजदूर हैं उनके द्वारा कर पा रहे हैं। तो जब हम लेबर लैंड का 1 यूनिट और लेबर की 0 यूनिट लेते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्शन है 0। ये दिखा रहा है कि हम अकेले लेबर की सहायता लैंड की सहायता से उत्पादन नहीं कर पाते, हमें दोनों साधनों का ही प्रयोग करना होगा उत्पादन प्रक्रिया के लिए। इसी प्रकार जब हम एक भूमि की इकाई और एक श्रम की इकाई का प्रयोग करते हैं तो हमारा कुल उत्पादन रहता है 3 यूनिट। एक भूमि की इकाई और 2 श्रम की इकाइयों के साथ हमारा कुल उत्पादन है 8 यूनिट। इसी तरह जब तक हम 5वीं इकाई श्रम का प्रयोग करते हैं और 1 इकाई भूमि जो हमारा स्थिर साधन है उसके साथ जब हम श्रम उत्पादन प्रक्रिया में जाते हैं तो हमारा कुल उत्पादन 17 रहता है। जब हम 6ठी इकाई का प्रयोग करते हैं तो हमारा कुल उत्पादन 17 ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। 7वीं श्रम की इकाई का प्रयोग करने पर हमारा कुल उत्पादन बढ़ने की अपेक्षा घट जाता है। तो हम इस उत्पादन फलन में देख पा रहे हैं कि 5वीं इकाई तक हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, उसके बाद स्थिर हो गया है और फिर घटना आरंभ हो गया है। इसके भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं जिसे हम अपने अगले अध्याय में जब पढ़ेंगे। आइए अब इस उत्पादन फलन को हम टोटल प्रोडक्शन कर्व के माध्यम से देखते हैं, कुल उत्पादन वक्र के माध्यम से देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पहली हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लेबर को लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने कुल उत्पादन को लिया है। तो जैसे जैसे हम लेबर की इकाइयाँ श्रम की इकाइयों को बढ़ाते हैं वैसे वैसे उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को हम टोटल प्रोडक्शन कर्व के माध्यम से दर्शा सकते हैं। तो जब हमने 1 यूनिट श्रम की उत्पादन प्रक्रिया में लगाई तो ऐसी स्थिति में हमारा कुल उत्पादन था 3 यूनिट। 2 श्रम की इकाइयों के साथ कुल उत्पादन था 8 यूनिट। और इसी तरह 5th जब यूनिट हम श्रम की लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्पादन 17 यूनिट पे जाता है और 6th यूनिट श्रम के साथ भी हमारा कुल टोटल प्रोडक्शन जो है वो 17 यूनिट ही रहता है। इसके उपरांत जब हम आगे श्रम की इकाइयों को बढ़ाते जाते हैं भूमि की मात्रा को स्थिर रखते हुए तो 7वीं यूनिट जब हम लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्पादन बढ़ने की अपेक्षा घट गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। 7वीं यूनिट का टोटल प्रोडक्शन जो है वो 16 हो गया है 17 से घटकर, और 8वीं यूनिट और लगाने पर उत्पादन और अधिक घट जाता है। तो आप देखिए आरंभ में टोटल प्रोडक्शन कर्व बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, उसके बाद एक सीमा पर स्थिर हो जाता है और फिर घटना आरंभ कर देता है। ये किन कारणों से होता है ये हम अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो टोटल प्रोडक्शन वक्र हमें दिखाता है कि जब हम एक स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो कुल उत्पादन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो आइए अब हम अपने उत्पादन फलन की दूसरी महत्वपूर्ण धारणा औसत उत्पादन की ओर चलते हैं। एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल प्रोडक्शन 3 डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर यानी 1। 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3। 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। 15 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3.75। 17 divided by 5 is equal to 3.4. 17 divided by 6 is equal to 2.83. 16 divided by 7 is equal to 2.28. इस प्रकार हम औसत उत्पादन निकालने के लिए कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग देकर उस परिवर्तनशील साधन का औसत उत्पादन ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब औसत उत्पादन को हम वक्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने ऊपर हमने टोटल प्रोडक्शन कर्व और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग नीचे एवरेज प्रोडक्शन कर्व ड्रॉ किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आरंभ में जब हमारा कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में हमारा औसत उत्पादन भी बढ़ता है। ये हम अपनी टेबल में भी देख सकते हैं कि हमारा औसत उत्पादन आरंभ में बढ़ता है और इसके उपरांत जब जैसे ही हमारे कुल उत्पादन की वृद्धि दर कम होती है ठीक उसी समय हमारा
एवरेज प्रोडक्शन अपने पीक पॉइंट पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे गिरना आरंभ हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा एवरेज प्रोडक्शन यहाँ गिर रहा है, लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं छुएगा और ना ही ये कभी ऋणात्मक हो सकता है। तो एवरेज प्रोडक्शन क्या है? टोटल प्रोडक्शन कर्व पर किसी भी पॉइंट, कोई भी बिंदु हम लें और ओरिजिन से उस पर एक रेखा खींचें, तो इस रेखा का जो ढाल है वही हमारा एवरेज प्रोडक्शन होता है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम L1 इकाई लेबर का प्रयोग करते हैं, L2 का करते हैं, L3 L5 तक, तो आप देख पा रहे हैं कि इस रेखा का ढाल बढ़ता जा रहा है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 तक, यानी L5 Q5 तक आप देख पा रहे हैं कि उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। यानी उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें कम मात्रा में लेबर को बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन Q5 के उपरांत हमारा उत्पादन बढ़ने की दर कम हो गई है। और आप देख पा रहे हैं कि यदि हम Q6 की बात करें तो Q5 से Q6 का ढाल कम है, इसी प्रकार Q7 का ढाल और कम है और Q8 का ढाल और अधिक कम है, और हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है इस वक्त गिरने लगता है। ठीक इसी वक्त हमारा एवरेज प्रोडक्शन भी गिर रहा है, लेकिन ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा और एक्स एक्सिस को नहीं छुएगा। आइए अब देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट को या सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद की पहले परिभाषा देखते हैं। परिवर्तनशील कारक की एक इकाई का कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर आता है उसे सीमांत उत्पाद कहा जाता है। तो हमारे इस प्रोडक्शन फंक्शन में हम देख पा रहे हैं कि लैंड जो है वो हमारा फिक्स फैक्टर है या स्थिर साधन है, और लेबर को हम परिवर्तनशील कारक यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लेबर की एक अतिरिक्त इकाई या श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत उत्पाद के रूप में परिभाषित करते हैं। तो देखिए इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब हम एक यूनिट लैंड के साथ एक यूनिट लेबर का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा कुल उत्पादन 2 यूनिट है। ऐसी स्थिति में हम मार्जिनल प्रोडक्ट को 2 यूनिट भी दिखा सकते हैं, कुछ बुक्स में आपको यहाँ डैश भी मिलेगा। जब हम दूसरी यूनिट लेबर की लगाते हैं तो हमारा कुल उत्पादन बढ़कर 5 यूनिट्स हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा 5 - 2 = 3। 5 - 2, 5 जो हमारा दूसरी यूनिट का उत्पादन था और 2 जो हमारा पहली यूनिट का उत्पादन था। तो इस तरीके से हमें इसके लिए एक फार्मूला कह सकते हैं, वो हो सकता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट = टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth माइनस 1 यूनिट। इसका दूसरा फार्मूला हो सकता है मार्जिनल प्रोडक्ट = डेल्टा TP डिवाइडेड बाय डेल्टा L, यानी कुल उत्पादन में परिवर्तन डिवाइडेड बाय कुल परिवर्तनशील कारक की मात्रा में किया गया परिवर्तन। तो इसी प्रकार हम इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं पहले बढ़ रहा है, उसके बाद में घट रहा है और फिर शून्य हो गया है, और उसके एक सीमा के बाद जब हम 8वीं यूनिट का प्रयोग कर रहे हैं श्रम की, उसके बाद हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट -1 हो गया है। इसी उत्पादन फलन को हम वक्र के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। टोटल प्रोडक्शन कर्व वही है जो हमने अभी ड्रॉ किया था, उसी आधार पर ये टोटल प्रोडक्शन कर्व ड्रॉ किया गया है। इसी टोटल प्रोडक्शन कर्व से हमने मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व यहाँ पर ड्राइव किया है। हम देख पा रहे हैं कि जब हमारा टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है उस वक्त हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन 0 पर आ गया है। मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा लेबर का 0 पर आ गया है। आप एक्स एक्सिस पर हम लेबर की मात्रा को देख रहे हैं और वाई एक्सिस पर आउटपुट पर यूनिट है मार्जिनल प्रोडक्ट वाले वक्र में, और टोटल प्रोडक्शन वाले वक्र में टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है हमारा वाई एक्सिस पर और लेबर की मात्रा है एक्स एक्सिस पर। तो जब हम 7वीं यूनिट का प्रयोग करते हैं तो 7वीं यूनिट के प्रयोग पर आप देखिए, जब हम 7वीं यूनिट लेबर की लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा टोटल प्रोडक्शन 15 है, जो कि हाईएस्ट है। इस स्थिति के बाद हमारा टोटल प्रोडक्शन कहीं नहीं बढ़ रहा। तो ये वही स्थिति है जब हमारा टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट पे पहुंच जाता है, और उस स्थिति के बाद जब हम अपनी यूनिट बढ़ाते जाते हैं लेबर की, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो घट जाता है और वो 14 पे आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जब हाईएस्ट होता है टोटल प्रोडक्शन तो मार्जिनल प्रोडक्शन 0 पर आ जाता है, और उसके उपरांत भी अगर हम अपने परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्शन वक्र गिरना आरंभ कर देगा, और ऐसी स्थिति में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं
कि 8वीं यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ऋणात्मक है, 9वीं यूनिट का भी ऋणात्मक है, 7वीं यूनिट पर यह 0 हो गया है, जिस वक्त हमारा टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट लेवल पर है। आइए अब हम चलते हैं आज के विषय के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर, जिसमें हम देखेंगे कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में किस प्रकार का संबंध है। आपके स्क्रीन पर अभी एक रेखा चित्र है जिसके दो भाग हैं। ऊपर वाले भाग में हमने टोटल फिजिकल प्रोडक्ट को दिखाया है और नीचे वाले भाग में हमने एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को दर्शाया है। अब हम इन तीनों के बीच में संबंध को वक्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने लेबर की मात्रा को लिया है जो कि हमारा एक परिवर्तनशील साधन है। ऊपर वाले वक्र में वाई एक्सिस पर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट को हमने नापा है और नीचे वाले वक्र में वाई एक्सिस पर आउटपुट पर यूनिट है और एक्स एक्सिस पर लेबर की मात्रा है। आरंभ में जब हमारा टोटल प्रोडक्ट जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ऐसी स्थिति में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की ओर उठती हुई एक रेखा है और अपने पीक तक पहुंचती है। यानी जब तक हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है और जैसे ही टोटल प्रोडक्ट के बढ़ने की दर कम होती है, इस सीमा के उपरांत आप देख पा रहे हैं कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग लेबर की यूनिट्स के उसके बढ़ने की दर कम हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट अपने पीक पर पहुंचने के उपरांत गिरना आरंभ कर देता है और वो नीचे की ओर जाना शुरू कर देता है। और जब हमारा टोटल प्रोडक्ट अपने पीक पर पहुंचता है, अपने हाईएस्ट बिंदु पर पहुंचता है, तो उसी स्थिति में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट शून्य हो जाता है, क्योंकि इसके ठीक बाद हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरना आरंभ कर देता है, उसमें कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरना आरंभ करेगा, ठीक उसी समय हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव पोर्शन में चला जाएगा। उसके उपरांत प्रत्येक अतिरिक्त इकाई द्वारा टोटल प्रोडक्शन में एडिशन होने की अपेक्षा उसमें कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। वास्तव में मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो टोटल प्रोडक्ट की ढाल होता है। उस बिंदु पर टोटल प्रोडक्ट की जो भी ढाल है उसी को हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अब देखते हैं हम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट को। आप देखिए कि जब हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा होता है, लेकिन इसका जो पीक पॉइंट है, जो उच्चतम बिंदु है, वो मार्जिनल प्रोडक्ट के उच्चतम बिंदु के बाद आता है। दूसरा इनके बीच एक महत्वपूर्ण संबंध यह है कि मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को उसके हाईएस्ट बिंदु पर काटता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कभी भी एवरेज प्रोडक्ट कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को नहीं छुएगा और ना ही वो शून्य होगा, ना ही वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि आपका टोटल प्रोडक्ट ऊपर है, टोटल प्रोडक्ट की कोई ना कोई मात्रा है। तो ऐसी स्थिति में एवरेज प्रोडक्ट को हम एक्स एक्सिस के साथ टच नहीं करेंगे और ना ही उसको टच नहीं करेंगे, यानी शून्य नहीं होगा तो ऋणात्मक होने का तो सवाल उसमें है ही नहीं। उसके उपरांत तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। सबसे पहले कि जब तक आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है और अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है। जैसे ही हमारा टोटल प्रोडक्ट की बढ़ने की दर कम होती है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना आरंभ कर देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एवरेज प्रोडक्ट को मार्जिनल प्रोडक्ट उसके हाईएस्ट बिंदु पर काटता है। जब हमारा टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट होता है उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्शन शून्य हो जाता है। जैसे ही हमारा टोटल प्रोडक्शन गिरना आरंभ करेगा उस वक्त हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। और जब आपका एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है लेबर का, उस वक्त आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा हो सकता है, उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया होता है और घट रहा भी हो सकता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसी स्थिति जब आपका एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा हो तो मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, क्या वो बढ़ रहा होगा, स्थिर हो जाएगा अथवा गिर रहा होगा। तो ये उपरोक्त तीनों स्थितियां ही हो सकती हैं। जब आपका एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इस स्थिति के दौरान हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा भी हो सकता है, अपने उच्चतम बिंदु पर भी पहुंच गया हो सकता है और गिर रहा भी हो सकता है। तो ये तीनों स्थितियां हो सकती हैं।
तो ये था इन तीनों अवधारणाओं के बीच में महत्वपूर्ण संबंध। हम अगले अध्याय में इसमें 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उन 3 अलग अलग स्टेजेस को हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन की 3 अलग अलग स्टेजेस कौन सी हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक्स अगेन।